एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का 6th क्लास का, जिसका जो नाम है वो है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यह दूसरा अध्याय है। पहला हमने उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो आप लोग हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे या फिर चैनल से जाकर आप देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है बुक में वो है आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आरंभिक मानव के घूमने का इधर उधर घूमने का बहुत सारा रीजन था। जो 4 मेन रीजन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो रीजन है वो है, अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रुकते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है, तो पहला रीजन बेसिकली इसलिए है कि वो लोग खाना जो भी खाते थे और वो खाना अगर समाप्त हो जाता था तो वो दूसरे जगह पे उस भोजन की तलाश में जाया करते थे। तो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, पहला कारण है। दूसरा कारण है, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। मवेशी मीन्स होता है जैसे गाय भैंस हो गया, तो वे अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण ये था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण था, कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो अगर देखा जाए तो वो लोग बेसिकली भोजन की तलाश में और शिकार की तलाश में इधर उधर जाया करते थे, पानी की तलाश में इधर उधर जाया करते थे। तो ये जो रीजन है वो कंफर्म नहीं है कि यही रीजन है, ये ऐसा हो सकता था कि इस कारण से लोग इधर उधर जाया करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होंगे जिसके वजह से लोग जाया करते थे। 4 रीजन एनसीईआरटी बुक में दिया है, तो हमने ये डिस्कस किए। नेक्स्ट जो है वो है टॉपिक, वो है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो हमने फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया था कि जो पुरातत्वविद होते हैं वहीं पत्थरों, लकड़ियों, जो भी हड्डी होते हैं उसको वो विश्लेषण करते हैं और उसके बारे में पता लगाते हैं कि आरंभिक मानव कैसे रहते थे, क्या खाते थे। वैसे ही पुरातत्वविद जो है उन्हीं के द्वारा हमें पता चलती है कि आरंभिक मानव के बारे में क्या जानकारी मिलती है और जो है कैसे जानकारी मिलती है और क्या क्या वो करते थे। तो अगर हम बात करें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो पुरातत्वविद के द्वारा ही मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। अखेटक खाद्य संग्रह हमने डिस्कस भी किया था पहले भी कि इसका मतलब होता है कि जो जो भी मांस होता है, फल फूल होता है, उसको खाते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और औजार, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। पत्थर के औजार इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो पत्थर जो है जल्दी खराब नहीं होता, लकड़ी सड़ जाता है, हड्डी भी बचा रहता है। तो पत्थर जो है वो बहुत दिन तक ऐसे ही एज इट इज रहता है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने और तथा पेड़ों की छाल और जानवरों के लिए किया जाता था। ठीक है, भीमबेटका, हुंसकी और कुरनूल गुफाएं वे पुरास्थल है जहां पर अखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो ये कुछ जगह है जो एक तरह से गुफा है, ये यहाँ पे अखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिले हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनके अलावा भी और कई स्थान है जहाँ पे अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, जैसे नर्मदा नदी, तुंगभद्र और सोन नदी, सिंधु नदी आदि। तो कुछ पुरास्थल जो है नदियों के किनारे भी हैं जहाँ पे अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। वो क्या है, नर्मदा नदी है, तुंगभद्र है, सोन नदी है और सिंधु नदी है। भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश है, पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश
धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। भीमबेटका ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि एक पुरा स्थल है जहाँ पे गुफाएं और कंदराएं मिली है। यहाँ पे लोग रहा करते थे, एक तरह से घर अपना बनाकर। ये गुफाएं जो है नर्मदा घाटी के पास में है। पुरा स्थल क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पुरा स्थल बेसिकली उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। बेसिकली पुरा स्थल अगर हम देखा जाए तो एक तरह से घर, जहाँ पे लोग बर्तन को, औजार को रखा करते थे और रहते थे वहां। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है आग का खोज। तो कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं सबसे पहले। तो इसका मतलब ये है कि अरबिक जो लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब हम कुछ कालखंड है इतिहास का, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पुराना जो है वो है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आता है अर्ध ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो अगर हम अवधि की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल का जो अवधि है वो है लगभग 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक। और अर्ध ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो उसका अवधि जो है वो 2,500 ईसा पूर्व से लेकर 1,500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद लगभग ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1,500 ईसा पूर्व से लेकर 700 या 600 ईसा पूर्व तक ऐतिहासिक काल का अवधि है। लिपि की बात करें तो यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि बहुत पुराना काल है, तो यहाँ पे लिपि का अभाव था। यहाँ पे ऐसी लिपि नहीं थी जिसको हम समझ सके, पढ़ सके। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिपि का विकास तो हो चुका था, लेकिन वहाँ पे अभी तक ये जो लिपि है वो लोग यूज करते थे अर्ध ऐतिहासिक काल में, उसको पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक। उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है, यहाँ पे लिपि का जो है वो विकास हो गया था और कुछ हद तक उसको समझ भी लिया गया है। और उसके बाद लिखित साहित्य भी उपलब्ध थे, जैसे धर्म के बारे में, ग्रंथ के बारे में, ये सब लिखित साहित्य भी उपलब्ध है ऐतिहासिक काल में। उसके बाद है स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत है, जैसे चित्र, इमारतें के द्वारा ही उसके बारे में जाना जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे पुरातात्विक भी थे और लिपि भी था, मतलब कि जो लोग उस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज करते थे वो भी चीजें अभी समझ में आ रही है, और अभी तक कुछ लिपि है जो नहीं पढ़ी जा सकी है। उसके बाद यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत भी थे, जैसे चित्र, इमारतें हो गई। उसके बाद यहाँ पे ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत मीन्स होता है चित्र हो गया, इमारत हो गया, मतलब भौतिक अवशेष। साहित्यिक मीन्स होता है लिखित अवशेष, जैसे धर्म हो गया, ग्रंथ हो गया, इसके बारे में। ठीक। उसके बाद है ऐतिहासिक समझ। तो ऐतिहासिक समझ यहाँ पे सीमित था, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल है, सबसे पुराना काल है। उसके बाद है यहाँ पे सीमित, अर्ध ऐतिहासिक काल में भी सीमित ही था, क्योंकि लिपि का विकास तो हो चुका था, लेकिन बहुत सारी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इसमें विस्तृत जानकारी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्रोत अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो है वो है, अब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, तो इस काल लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। इसका अवधि तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस काल में जो है वो लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि केवल इसमें क्या है, लिपि है, जो कि कुछ लिपि समझी गई, कुछ लिपि अभी तक नहीं समझ पाए हैं लोग। तो इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, और इसके बारे में जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य मीन्स होता है भौतिक अवशेष, जैसे औजार हो गया, गुफा हो गया, चित्र, इसके द्वारा ही जानकारी यहाँ पे मिलती है। इससे पाषाण काल कहते हैं, और इसको तीन काल में डिवाइड किया गया है, जैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल में डिवाइड किया गया इसको। तो पूरा पाषाण काल क्या होता है, तो पूरा पाषाण काल, इसका जो काल है वो लगभग 20 लाख पहले से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। ये जो टाइमलाइन है वो हम एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं। ठीक। यह पाषाण युग का सबसे पुराना और लंबा काल है। ठीक।
ये जो है पाषाण काल, पाषाण युग का मीन्स प्रागैतिहासिक काल का सबसे पुराना और लंबा काल है। जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है पुराना पाषाण। पूरा पाषाण का जो मतलब होता है वो होता है पुराना पाषाण। इस काल का मानव मुख्य रूप से शिकारी और खाद्य संग्राहक था, जो जानवरों का शिकार करता और जंगली खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करता था। औजार यहाँ पे सरल थे क्योंकि उतना जानकारी भी नहीं थी लोगों को, और औजार छोटे होते थे जो मुख्य रूप से पत्थरों के ही बनाए जाते थे। इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। जैसे कि निम्न पाषाण का, इसको प्रारंभिक पूरा पाषाण कहते हैं, ठीक है, जिसका काल जो है वो 20 लाख पहले से लेकर 3 लाख वर्ष पूर्व तक है। उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसका काल जो है वो 3 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 30,000 वर्ष पूर्व तक का है। उसके बाद आता है उच्च पूरा पाषाण काल। इसका जो काल है वो 30,000 वर्ष पूर्व से लेकर 20,000 वर्ष पूर्व तक है। तो ये 3 काल में डिवाइड किया गया है पूरा पाषाण काल को, ठीक है। और ये पूरा पाषाण काल किसका ये क्या है, किसका पार्ट है, किसका टाइप है, तो ये प्रागैतिहासिक काल का है, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल क्या होता है, इसका काल अगर हम बात करें तो ये 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व के बीच माना जाता है। पूरा पाषाण की अगर हम बात करें तो ये 20 लाख से लेकर 12,000 तक था, जो कि बहुत ही लंबा काल था। अगर मध्य पाषाण की बात करें तो ये 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक के बीच का ही माना जाता है। तो ये 2,000 वर्ष तक ही रहा है, तो इसका जो काल है वो बहुत ही कम है। यह पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच का संक्रमण कालीन काल है, जिसका अर्थ होता है मध्य पाषाण, ठीक है। ये नवपाषाण और पूरा पाषाण के बीच का काल है। इस दौरान मानव अभी भी शिकारी संग्राहक था, लेकिन उसने माइक्रोलिथिक जैसे छोटे पाषाण औजार जो होते हैं उसका विकास किया था। इस काल में पत्थरों के छोटे और अधिक परिष्कृत औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था, बनाए। लोगों ने अस्थायी बस्तियों में रहना शुरू कर दिया और पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य भी मध्य पाषाण से ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो सबसे छोटा पाषाण, सबसे जो है कम समय का काल है। और इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और बट अभी अभी स्टार्ट किया गया था, पूरी तरीके से पशुपालन यहाँ पे नहीं स्टार्ट किया गया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग रहना भी स्टार्ट कर दिए थे, और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़े अच्छे औजार बनाने शुरू कर दिए गए थे, ठीक। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। इस काल की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये लगभग क्या है 10,000 वर्ष पूर्व से होती है, ठीक है। यह पाषाण युग का अंतिम काल है, जिसका अर्थ होता है नया पाषाण, ठीक है। इस काल के मानव ने कृषि का आविष्कार किया, जिससे वह शिकारी संग्राहक से किसान बन गए, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरीके से कृषि का आविष्कार हो गया और यहाँ से लोग शिकारी संग्राहक से किसान बन गए। औजार अधिक जटिल और परिष्कृत थे, जो अनाज को पीसने अन्य कामों के लिए उपयोग किए जाते थे। लोगों ने पालतू पशु रखे, अस्थायी आवास बनाए और गांवों में इकट्ठा होकर रहना शुरू कर दिया था। तो यहाँ से लोग अपना जीवन यापन अच्छे से शुरू कर दिए थे। यहाँ पे लोग किसान बन गए, जैसे वहाँ पे यहाँ पे लोग जो भी खेती बाड़ी होती है वो शुरू किया और एक गांव में रहने लगे। कुछ लोग इकट्ठा होकर एक गांव में रहने लगे। अस्थायी आवास मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे वो लोग हमेशा के लिए रह सकते थे, वैसा आवास बनाने लगे, पालतू पशुओं को रखने लगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो है जलवायु में बदलाव। तो लगभग 12,000 वर्ष पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और इनके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे। हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। तो 12,000 वर्ष पहले जलवायु में बदलाव आया और इसके बाद घास वाले मैदान बनने लगे और वहीं से कृषि का विकास भी शुरू हुआ, जो कि नवपाषाण काल में आता है, ठीक। उसके बाद है प्रारंभिक पशुपालक व कृषक के साक्ष्य। तो बुर्ज होम कश्मीर में
ठीक है। मेहरगढ़ में है कृषक के साक्ष्य और पशुपालक के साक्ष्य मिले हैं जो कि पाकिस्तान में है। चिरंद जगह था जो कि बिहार में है। कोरडीहवा जो कि मध्य प्रदेश में है और दावोजाली जो कि असम में है। तो यहाँ पे जो है वो कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। ये अगर हम आरंभी की बात करें तो कश्मीर, पाकिस्तान, बिहार, मध्य प्रदेश, असम। ठीक है। और इसका अलग अलग जगह है, वो है बुरझोम, मेहरगढ़, चिरंद, कोरडीहवा और दावोजाली। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है एनसीईआरटी के बुक में सेकंड चैप्टर में, वो है अस्थाई जीवन की ओर। तो सबसे पहला जो है बुरझोम, यह अभी कश्मीर में है। यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। तो यहाँ पे लोग रहते थे। बुरझोम एक जगह है जो कि कश्मीर में है और यहाँ पे लोग रहते थे और ये लोग जो थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो था वो 8000 वर्ष पहले शुरू हुआ। यह स्थान ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यहाँ आयताकार और चौकोर घर के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में कब्रों में सामान भी रखे जाते थे और एक कब्र में मानव के साथ साथ बकरी भी दफनाई गई है। तो ये दो जगह जो मेन थे वहां पे लोग रहना स्टार्ट किए थे। जैसे में बुर्ज हो, यहाँ पे लोग नीचे घर बनाते थे गड्ढे के नीचे। दूसरा मेहरगढ़ जो कि जहाँ का जो जगह था वो समतल स्थान था और यहाँ पे लोग कृषि भी करते थे, रहना भी स्टार्ट कर दिए थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो कब्र मिले हैं उसमें मानव के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी मिलती है। जैसे एक ऐसा कब्र था जहाँ पे मानव के साथ साथ बकरी भी दफनाई गई थी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है एक मिनट। यहाँ पे उसके बाद जो है ये बेसिकली लास्ट टॉपिक है। इसके बाद खत्म हो जाता है ये चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी बुक का। और तब तक के लिए थैंक यू।